गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवेगर। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। इस नए लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग आज पढ़ेंगे फ्लो ड्यू टू अ ऑसिलेटिंग प्लेन वॉल। ठीक है, देखो केस फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेरी बात सुनो। आज जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं केस सेकंड। ये जो हमारा है ये है केस सेकंड। केस फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान से सुनिएगा, स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विद कांस्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। ये था केस फर्स्ट। अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है केस सेकंड। केस सेकंड का आज सेकंड लेक्चर ही है। केस सेकंड अनस्टडी। केस सेकंड में क्या है, अनस्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो विद कांस्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। ये केस सेकंड का स्टूडेंट्स आज आप लोगों का सेकंड लेक्चर ही है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा था, फ्लो ड्यू टू अ प्लेन वॉल सडनली सेट इन अ मोशन। ठीक है, क्या पढ़ा था, एक प्लेन वॉल मोशन में जब अचानक से आप लोग देखते हो उसको हमने एक्सेलरेट कराया था तो उसकी वेलोसिटी थी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, वो सब चीज़ आप लोग पढ़ सकते हो, पूरा लेक्चर ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से। ठीक है, केस सेकंड का वो फर्स्ट लेक्चर था। आज आप लोगों का केस सेकंड का सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज आप पढ़ोगे फ्लो ड्यू टू अ ऑसिलेटिंग प्लेन वॉल। ठीक है, समझ आया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो आप लोग, इस वीडियो के जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे वहाँ पर देखिएगा, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है केस सेकंड, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियोस के लेक्चर्स के लिंक हैं, आप लोग उन पर क्लिक करके देखिए स्टूडेंट्स। उन वीडियोस के अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा साफ साफ केस फर्स्ट, वो क्या था, स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो विद कांस्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, समझ आया क्या बोल रही हूँ मैं। तो देखो आज का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अनस्टडी का मतलब समझ आता है आप लोगों को, मैंने बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में भी। स्टडी का मतलब क्या होता है, डेल अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यही मतलब होता है स्टडी फ्लो में। मतलब क्या हुआ कि जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहती हैं। यहाँ पर कोई भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी लिया ना, मान लो म्यू लिया है, रो लिया है, या कुछ भी ले आओ, पी ले आओ, यू ले आओ। यू क्या हो गई, वेलोसिटी, पी क्या हो गया, प्रेशर, रो क्या हो गई, डेंसिटी, म्यू क्या हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कुछ भी ले आओ यहाँ पर, उसे डिफ्रेंशिएट करोगे टी के रेस्पेक्ट में तो वैल्यू आएगी ज़ीरो। ठीक है, ये बताता है हमारा स्टडी फ्लो। बात कर रहे हैं आज अनस्टडी की। प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी अनस्टडी की, तो मैंने कहा था जब स्टडी में इक्वल टू ज़ीरो लेते हो तो अनस्टडी का मतलब क्या हो गया, डेल बाय डेल टी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये फ्लो कौन सा कहलाएगा, अनस्टडी। ठीक है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, म्यू को कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, रो को कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। समझ रहे हो ना, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट का मतलब यही हुआ। केस फर्स्ट में भी हम लोगों ने लिया था। क्लियर, चले आगे। आगे चलने से पहले एक बात बता दूं, यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट हम लोग नहीं लेके चल रहे हैं, ना ही वेलोसिटी को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो कांस्टेंट सिर्फ इन दोनों को लेगा क्या, डेंसिटी और कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू को। तो फ्लो ड्यू टू ऑसिलेटिंग प्लेन वॉल, आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये वाला टॉपिक। इसे स्टूडेंट्स राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2012 में, 14 में, 16 में पूछा गया था एमएससी सेकेंड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के लिंक हैं, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हो। राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी पेपर है तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो 2012 और 14, 16 के पेपर वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा ये टॉपिक। इस टॉपिक को स्टूडेंट्स रिले प्रॉब्लम भी क्या देते हैं, तो हो सकता है इस नाम से मिले, रिले प्रॉब्लम भी इसे कहते हैं हम लोग।
RAYLEIGH प्रॉब्लम। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स जो आप लोगों का केस सेकंड में फर्स्ट लेक्चर था, कौन सा लेक्चर था मैंने बताया ना अभी, फ्लो ड्यू टू अ प्लेन वॉल सडनली सेट इन मोशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसका, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उस टॉपिक को एक नाम से जाना जाता था, स्टॉक फर्स्ट प्रॉब्लम। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लो ड्यू टू अ ऑसिलेटिंग प्लेन वॉल, इसे हम लोग कहते हैं स्टॉक सेकंड प्रॉब्लम। इस नाम से भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, फर्स्ट प्रॉब्लम और सेकंड प्रॉब्लम। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को दोनों नाम बता दिए हैं। क्लियर, चलें आगे। तो थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है, वो देख लेते हैं पहले। देखिए, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी वही लिखा है। ये टॉपिक अनस्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो का ही एक एग्जाम्पल है। तो इट इज़ अ सेकंड सिंपल अनस्टडी फ्लो, ठीक है, विच सेट अप फ्रॉम रेस्ट when a plane wall oscillate with the velocity u naught cos nt। वेलोसिटी आप लोगों ने यहाँ पर क्या माना है, u naught cos nt। ठीक है, प्लेन वॉल के लिए, प्लेन वॉल आप लोगों के पास एक है, ऑसिलेट कर रही है, जो कि इस मोशन में स्टूडेंट्स हम लोग जो वेलोसिटी कंपोनेंट लेके चल रहे हैं केवल एक ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि केवल एक ही नॉन जीरो वेलोसिटी कंपोनेंट है। समझ आ रहा है, यानी कि अगर हम लोग उसे u से शो कर रहे हैं वेलोसिटी को, तो उसे यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि u है जो बस एक वही होगा जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, v को हम ज़ीरो लेके चलेंगे, w को हम लोग ज़ीरो लेके चलेंगे। u v w की ही हम लोग बात करते हैं। जितने भी आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं, जितने भी लेक्चर हुए हैं, सभी में हमने वेलोसिटी को u v w से शो करा है। वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ कहा है कि द ओनली नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज़ u। यही एक नॉन जीरो है, सभी जीरो हैं और इसके अलावा। ठीक है, u इज़ फंक्शन ऑफ y एंड t। u केवल स्टूडेंट्स फंक्शन है y और t का। t फॉर टाइम, टाइम का फंक्शन है, और केवल एक ही स्पेस कोऑर्डिनेट y का फंक्शन है। ठीक है, ना x का फंक्शन है ना ही z का फंक्शन है, केवल फंक्शन किसका है, y का। क्लियर, स्पेस कोऑर्डिनेट x y z। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो ये चीज़ तो आप लोगों को पता है। तो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोगों ने कहा है कि प्रेशर को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। प्रीवियस वाले जो आप लोगों का लेक्चर था सडनली सेट इन मोशन, ठीक है, उस वाले टॉपिक में भी हमने प्रेशर कांस्टेंट लिया था, यहाँ भी कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। द NS इक्वेशन टुगेदर विद द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज गिवन बाय। कौन से फॉर्म में लिखोगे NS इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में यहाँ बात चल रही है, आप लोग देख सकते हो y दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स वाले फॉर्म तो लिखनी नहीं है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म लिखनी है। तो इक्वेशन की क्या होती है बताइए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से बार बार बोलते ही हूँ, इक्वेशंस को जितना याद करोगे उतना अच्छा है, नहीं तो फिर भूल जाओगे, एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगी। लिख लिख कर याद करिए, कैसे भी याद करिए, बट याद करिए प्लीज़। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डी डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। NS इक्वेशन, जिसे कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था वो नंबर्स में 3 होती हैं। यदि 3D की बात चल रही है तो, है ना, अगर 2D की बात चल रही है तो नंबर्स में वो 2 होंगी, लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नंबर्स में हमेशा एक ही होती है, चाहे 3D की बात कर लो चाहे 2D की बात कर लो। समझ आ रहा है क्या? मैंने ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक ही नहीं लिखी है क्या? तो बस यही कह रही हूँ कि नंबर्स में ये एक है। अगर 3D की बात कर रहे हो तो तीनों कंपोनेंट आ गए u v w। यदि 2D की बात करोगे तो ये वाला कंपोनेंट नहीं आएगा, सिर्फ ये दोनों कंपोनेंट रहेंगे। ठीक है, बट अगर आप लोग NS इक्वेशन की बात करते हो तो वहाँ पर नंबर्स में ये होती हैं 3। यदि 3D की बात करें तो नंबर्स में 3 होती है, यानी 3 इक्वेशन आएंगी। तो पहले u के लिए लिख लेते हैं, फिर v के लिए और फिर w के लिए। तो du अपॉन dt, ये कौन सा है? x कंपोनेंट लिख रहे हैं हम। ठीक है,
इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स। पी क्या है, प्रेशर, एफ एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जो कि हम लोग हमेशा एब्सेंट लेके चलते हैं। अब तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनमें हम एब्सेंट लेके चलें, ऐसा नहीं है हमेशा ही एब्सेंट होता है। एब्सेंट होते हैं तो फिर लिखने से फ़ायदा ही क्या है। बट जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनमें हम लोग इन्हें एब्सेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के पास एक्स कंपोनेंट, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ वाई, वाई डायरेक्शन में फोर्स, माइनस 1 अपॉन रो, रो क्या है, डेंसिटी, डेल पी अपॉन डेल वाई प्लस न्यू, ये न्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये न्यू होता है म्यू अपॉन रो, है ना, ये न्यू है, ये म्यू है, डेल स्क्वायर वी। ये हो गया आप लोगों के पास y कंपोनेंट, ठीक है। z कंपोनेंट और लिख दीजिए, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ जेड माइनस 1 अपॉन रो, z कंपोनेंट लिख रहे हो तो डेल पी अपॉन डेल z, यहीं से चेक करो ना, समझ रहे हो, डेल स्क्वायर v की जगह आ गया w। इक्वेशन नंबर 4 ये हो गया z कंपोनेंट। तो नंबर्स में 3 है एनएस इक्वेशन, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नंबर में एक ही है, समझ आया। आगे चलते हैं, ये जो डी बाई डी टी है ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं मटेरियल डेरिवेटिव। ये चीज़ हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं विस्कस में, है ना। तो डी बाई डी टी क्या होता है, डेल अपॉन डेल टी प्लस, ये पार्शियल डेरिवेशन है, समझ रहे हो, और ये पार्शियल डेरिवेशन है, ये मटेरियल डेरिवेटिव है, टोटल डेरिवेशन, ठीक है। u डेल अपॉन डेल एक्स प्लस v डेल अपॉन डेल वाई प्लस w डेल अपॉन डेल जेड। ये तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने एमएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, वहाँ भी तो पढ़ते हैं डायनेमिक्स, वहाँ पे तो हम विस्कस और इनकम्प्रेसेबल और कंप्रेसेबल सारे तरह के फ्लूइड पढ़ते हैं, है ना। बट जो एमएससी सेकेंड ईयर में है वो सिर्फ विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो देखो डी बाई डी टी इस तरह से दिया जाता है, और यहाँ पर एक आया था डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर क्या होता है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है, एक तो ये याद रखनी है, ठीक है। देखो यहाँ से एक चीज़ नोटिस करो, v0 है, w0 है, तो इक्वेशंस कैसे रिड्यूस होंगी अगर हम इन कंडीशंस का यूज़ करते हैं। एक कंडीशन और कौन सी थी आप लोगों के पास, नहीं सिर्फ यही है, ठीक है। हाँ, एक कंडीशन ये वाली कि u केवल y और t का फंक्शन है, समझ रहे हो। u जब y और t का फंक्शन है यानी कि u में x कहीं है ही नहीं, जब u में x कहीं है ही नहीं तो इसका मतलब डेल u अपॉन डेल x 0 आएगा। 2x को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, क्या वैल्यू आएगी ज़रा बताना। अरे जब y है ही नहीं इसमें तो 0 आएगी ना वैल्यू, ये एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो इसे y के रेस्पेक्ट में जब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0। तो यही चीज़ तो मैंने यहाँ कहा है, u में कहीं x है ही नहीं तो इसका मतलब जब u का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वैल्यू 0 आएगी। यदि z ले लो x की जगह तो वो भी डेल यू अपॉन डेल जेड भी 0 होगा, क्योंकि u में केवल y है स्पेस कोऑर्डिनेट और t टाइम में, ठीक है। देखो बताओ मुझे, v और w 0 है, ये टर्म वैनिश, यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी लिखते हैं, उससे पहले ज़रा इसे देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं ये इनको हम 0 लेके चल रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। p कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो ये वाली टर्म 0 हो गया, प्लस न्यू डेल स्क्वायर u, हाँ ये टर्म बची, ये दोनों टर्म बच जाती हैं, ठीक है। v और w 0 हैं तो v 0 हुआ, ये टर्म ख़त्म। एफ वाई 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ये वाली टर्म नहीं आएगी। p कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाती है टर्म, बची ये, इसमें भी तो v आ रहा है
इसकी तरह कोई ना है, यहाँ पे u कोई ना आ रहा है, यहाँ v आ रहा है, तो ये टर्म भी ज़ीरो, पूरी टर्म ज़ीरो हो गई। इसी तरह से ये ज़ीरो हो जाएगी, w ज़ीरो है तो ये टर्म ज़ीरो हो गई, p कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो हो गया। जो फोर्सेस हैं उन्हें हम लोग लेकर नहीं चल रहे हैं, एब्सेंट है वो, तो ये टर्म ज़ीरो हो गई। w ज़ीरो है तो ये टर्म ज़ीरो हो गई, तो ये दोनों तो ज़ीरो हो गई। ठीक है, ये टर्म और ये दोनों टर्म बच जाती हैं। तो देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस आप लोगों की इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएंगी, लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस रिड्यूस टू, तो इक्वेशन फर्स्ट की बात करें अगर हम, तो ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, इक्वेशन सेकंड की बात करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी यू बाय डी टी। डी बाय डी टी की भी तो है हमारे पास वैल्यू, क्या होती है, ये रही। तो यहाँ से देख लेते हैं, यू है तो यहाँ ठीक है यू यू लिखते जाएंगे, ये क्या आ जाएगी, डी यू बाय डी टी। समझ आया। तो यहाँ से देखो, देख लेते हैं, डेल यू बाय डेल टी बचा, u डेल यू बाय डेल एक्स बचा, यहाँ पर v जीरो है और w जीरो है तो ये दोनों टर्म नहीं आएंगी, तो सिर्फ यही तीन टर्म आएंगी। सॉरी, इसके तो इक्वल लिख रहे हो, तो सिर्फ ये दोनों टर्म आएंगी। तो लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, डेल यू बाय डेल टी प्लस u डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये टर्म जीरो हो जाती हैं, बचेगा ये, तो न्यू डेल स्क्वायर यू, डेल स्क्वायर आएगा, u चाहिए तो ठीक है u लिख दो, क्या दिक्कत है। u केवल y और t का फंक्शन है, इसका मतलब डेल यू बाय डेल एक्स जीरो है। तो जब सिंगल डेरिवेशन ही जीरो है तो डबल तो आना ही जीरो है, तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और डेल यू बाय डेल जेड भी तो जीरो है, तो डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर भी जीरो आएगा, तो ये टर्म ज़ीरो हो गई। बची क्या, सिर्फ ये, तो लिख दूँ डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो डेल यू बाय डेल एक्स भी जीरो है, तो ये टर्म भी ज़ीरो हो जाती है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू न्यू डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। समझ आया। थर्ड और जो फोर्थ इक्वेशन है वो तो ज़ीरो है, तो लिख दीजिए थर्ड इक्वेशन क्या होल्ड कर रही है, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसी तरह से फोर्थ इक्वेशन होल्ड हो रही है, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, समझ आया। तो स्टूडेंट्स, पूरे डेरिवेशन में बात करेंगे हम इसकी, क्लियर। तो देखते हैं, ऐसा कुछ हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्या कि ये जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सेम ऐसी नहीं है कि जैसी स्टोक फर्स्ट प्रॉब्लम में थी। आप लोग देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, इससे जो प्रीवियस लेक्चर है स्टोक फर्स्ट प्रॉब्लम, उसमें भी सेम ऐसी ही इक्वेशन आई थी, क्लियर। तो देखो यहाँ पर भी ऐसी ये इक्वेशन आई है सेकंड प्रॉब्लम में भी, लेकिन फिर इनमें फ़र्क ही क्या रह गया, फ़र्क क्यों नहीं है, इनमें अंतर ये है, डिफरेंस बाउंड्री कंडीशंस का। वहाँ बाउंड्री कंडीशन कुछ और यूज़ करी थी, यहाँ बाउंड्री कंडीशन कुछ और यूज़ कर रहे हैं। वहाँ वेलोसिटी क्या ली थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ देखिए। यहाँ वेलोसिटी क्या ले रहे हैं, यू नॉट कोस एन टी, क्लियर, समझ आ रहा है ना। यहाँ वेलोसिटी क्या है और वहाँ क्या थी, चेक करिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बाउंड्री कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं, बाउंड्री कंडीशंस आर कि जब y की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है, y और t इन दो में बात चल रही है, तो जब y की वैल्यू जीरो है तो u हम मान के चल रहे हैं, u क्या था, u y t, यही लिख रहे थे हम। तो y की वैल्यू ज़ीरो है, यानी कि u ज़ीरो कॉमा टी इज इक्वल टू क्या लेके चल रहे हैं हम, u नॉट कॉस एन टी, ठीक है। और जब y की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, यानी कि y इन्फिनिटी t इज इक्वल टू हम लोग लेके चल रहे हैं ज़ीरो। ये बाउंड्री कंडीशन, इसे क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये क्वेश्चन नंबर हो गई 6।
ये बाउंड्री कंडीशन हम लोग इस केस में लेके चल रहे हैं, तो देखिए क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, देखो पहली बात यहाँ पर यू नॉट के बारे में नहीं बताया मैंने, भूल गई क्या है। तो यू नॉट है यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी वॉल की। ठीक है, लिख लीजिए, हेयर यू नॉट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द वॉल। ठीक है, और कुछ यहाँ पर है टी टाइम हो गया, एन बचा है ना। तो एन तो आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट, जब ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एन क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। लिख लीजिए, एंड एन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, समझ आया। अब देखो एक फॉर्मूला पता है क्या आप लोगों को, ई की पावर आयोटा एक्स क्या होता है, कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। यहाँ कई बार ए भी आ जाता है, ई की पावर आयोटा ए एक्स, तो यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ई की पावर आयोटा एन टी का फॉर्मूला बताओ मुझे इसको देखकर। अरे क्या दिक्कत है, ए एक्स की जगह एन टी तो लिया है, तो कोस एन टी प्लस आयोटा साइन एन टी। अगर मैं इसे यू नोट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कर दो, क्या दिक्कत है, यहाँ यू नोट यहाँ और यू नोट लगा दो, कोई दिक्कत, आयोटा तो है ही एज इट इज़। यू नोट कोस एन टी क्या इस वाली टर्म का रियल पार्ट नहीं है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो एक्स को क्या रियल पार्ट नहीं कहते हो जेड का, यही तो कहते हो ना, इट इज़ द रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। इसे क्या कहते हो, आयोटा के साथ आ रहा है तो इमेजनरी पार्ट नहीं कहते हो इसको, जेड का कहते हो ना। तो यहाँ पर भी तो यही चीज़ है, यही तो एक आयोटा, तो ये क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट ऑफ यू नॉट ई की पावर आयोटा एन टी, और ये क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ यू नॉट ई की पावर आयोटा एन टी। तो ये वाली चीज़ ही यहाँ नहीं लिखी है क्या, यही लिखी है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकती कि जो जब y बराबर 0 है तो जो वेलोसिटी है वो रियल पार्ट के इक्वल है, किसके रियल पार्ट के, इसके रियल पार्ट के, बिल्कुल कह सकती हूँ इसका रियल पार्ट यही है, तो यही यहाँ लिखा है, तो लिख दूँ यही चीज़। तो देखो स्टूडेंट, जब ये इसके रियल पार्ट के इक्वल है तो हम जो इक्वेशन है ना अपनी इक्वेशन नंबर 5, इसका एक सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं कुछ इसी फॉर्म में। क्या, देखो यही चीज़ मैंने लिखी है, जब y बराबर 0 पर u जो है वो इक्वल किसके है, रियल पार्ट ऑफ यू नॉट ई की पावर आई एन टी के, आयोटा एन टी के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग एक सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं इक्वेशन 5 का, किस तरह से, इस फॉर्म में ले रखा है मैंने कि u वाई टी इज इक्वल टू मिलेगा, एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, u की वैल्यू तो आएगी, है ना। तो यही चीज़ लिख रही हूँ, u इज इक्वल टू क्या है, u इज इक्वल टू, हम लोग इस तरह का सॉल्यूशन एक लेके चल रहे हैं, r क्या है, रियल पार्ट को बता रहा है, u ई की पावर आयोटा एन टी एफ वाई, इक्वेशन नंबर आ जाती है 7। मैं एक u निकलेगा यहाँ से y की फॉर्म में, y है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का एक सॉल्यूशन लेके चल रही हूँ कि u इज इक्वल टू क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एन टी एफ वाई, एफ क्या है, y का कोई भी फंक्शन। क्लियर। तो स्टूडेंट्स बार बार ये रियल पार्ट लिखना पड़ेगा। ये क्या बता रहा है यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में, ये बता रहा है कि जो ये जब इसको सॉल्व कर लोगे ना आप लोग, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो एक इक्वेशन आएगी कुछ ऐसी, तो उसमें रियल पार्ट भी होगा, इमेजनरी पार्ट भी होगा, तो इस जो भी आए इसका रियल पार्ट ले लेना, वो इक्वल होगा u के, है ना। तो स्टूडेंट्स सुविधा के लिए
मैं इसको छोड़ के चल रही हूँ आर को, इसको हम लास्ट में देख लेंगे, जो भी इसको सॉल्व करने पर आएगा उसका रियल पार्ट ले लेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ मैं लिखना चाह रही हूँ यहाँ पर कि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। सेक ऑफ कन्वीनियंस का मतलब यही होता है सुविधा के लिए, ठीक है। कई बुक्स में लिखा रहता है तो बहुत से स्टूडेंट्स को समस्या प्रॉब्लम होती है समझने में, तो आप लोग देखिएगा, इसका मतलब है सुविधा के लिए। देखिए यही चीज़ मैंने लिख दी है। आर यहाँ पे रियल पार्ट को डिनोट कर रहा है एक्सप्रेशन 7 में, इस एक्सप्रेशन में। तो सेक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के लिए हम लोग आर को छोड़ के चल रहे हैं। सुविधा बस यही है कि आर को बार बार लिखना पड़ेगा, तो हम लोग इसे छोड़ रहे हैं, बस सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। बाद में रियल पार्ट ले लेंगे हम लोग, जो भी इसको सॉल्व करने पर आएगा। वी ओमिट द साइन आर, ओमिट मतलब छोड़ देना, स्किप कर देना। साइन आर को छोड़ रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, बाद में हम लोग डेरिवेशन करने के बाद रियल वैल्यू को ले लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ये चीज़ नहीं लिखते हो एग्ज़ाम में और सीधे ही आर को स्किप कर देते हो, ना तो ये लिख रहे हो ना ही आर को लिख रहे हो कैलकुलेशन में, तो देखो गलत है। आप लोग यहाँ पे लिखो तो सही कि क्यों नहीं ले रहे हो। अगर ये चीज़ नहीं लिख रहे हो तो फिर आर को लिख के चलो, आर को नहीं हटाना है फिर यहाँ से, ठीक है। तो देखो यहाँ से आगे चलते हैं, क्या है, यू वाई टी इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा एन टी एफ वाई, है ना। ये हमने सॉल्यूशन मान लिया। तो सॉल्यूशन मान लिया, यहाँ पर हमने यू को, है ना, यहाँ से यू डेल यू बाय डेल टी करने एक बार क्या आएगा, अरे से डिफ्रेंशिएट कर दो टी के रेस्पेक्ट में, तो डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर को छोड़ दिया है ना, ई की पावर आयोटा एन टी। तो ई की पावर आयोटा एन टी, टी के मल्टीपल में आयोटा एन है, ये बाहर आ जाएगा। एफ वाई एज इट इज़ रहेगा क्योंकि एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है। वाई का टी के रेस्पेक्ट में कैसे करोगे, जब ये फंक्शन ही नहीं है टी का एफ वाई, तो टी के रेस्पेक्ट में होना नहीं है डिफ्रेंशिएशन, तो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो एफ वाई एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, ई की पावर आयोटा एन टी का होगा टी के रेस्पेक्ट में, तो वो हो गया ई की पावर आयोटा एन टी, और टी के मल्टीप्लाई में जो भी होता है आयोटा एन, उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर ऐसा कर लीजिए, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर लिया, ई की पावर आयोटा एन टी का क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन, ई की पावर आयोटा एन टी, फिर ऊपर क्या है आयोटा एन टी, इसका ही तो करोगे, तो टी का तो 1 हो गया, आयोटा एन आ गया एज इट इज़ मल्टीप्लाई में, ठीक है। कैसे भी समझ लो, जैसे भी आप लोगों ने पढ़ा है डिफ्रेंशिएशन। अब टी के रेस्पेक्ट में कर लिया, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में करना जरा, तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा एन टी, अब एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा क्योंकि इसमें कहीं वाई है ही नहीं, एफ वाई का हो जाएगा एफ डैश वाई। एफ डैश वाई, एफ डैश का मतलब क्या है, वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ठीक है। अब डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर चाहिए था, है ना, तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या देगा, इसको एक बार और वाई के रेस्पेक्ट में कर दो, ई की पावर आयोटा एन टी एज इट इज, एफ डैश का हो जाएगा एफ डबल डैश, 2 बार डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। बस इतना ही चाहिए था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल यू बाय डेल टी, सभी की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, बिल्कुल आ गई। तो थोड़ा सा यूज़ कर लें इनका, अगर हम लोग इनका यूज़ करना चाहें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल यू बाय डेल टी। अभी अभी इसकी वैल्यू आई थी, मैं लिख देती हूँ क्या आई थी, वो आई थी आयोटा एन, आप लोग देखिए अपने नोट्स में, ई की पावर आयोटा एन टी और एफ वाई एज इट इज इक्वल टू न्यू डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। बिल्कुल अभी अभी वैल्यू निकाली है, लिख देते हैं, कैंसिल आउट। और कुछ हो रहा है क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आयोटा एन एफ वाई इज इक्वल टू आ जाता है न्यू एफ डबल डैश वाई, ठीक। अभी सबको को ही पता है जो एफ है वो फंक्शन है वाई का, तो बार बार अब वाई को हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू एफ डबल डैश, सबको को पता है ये एफ वाई का ही फंक्शन है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ से एफ डबल डैश क्या आ जाएगा, तो वो आयोटा एन अपॉन न्यू और एफ ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकती, एफ डबल डैश का मतलब क्या है, एफ डबल डैश का मतलब है एफ का 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर रखा है वाई के रेस्पेक्ट में, है ना, वाई के रेस्पेक्ट में,
यानी कि d2f/dy² ये लिखा हुआ है। ये क्या बीएससी सेकेंड ईयर में एक पेपर चलता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि d/dt इस तरह से लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, इस तरह से पढ़ा होगा d = d/dt, या फिर y ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, वेरिएबल y की बात चल रही है अपनी यहाँ, तो y ले लेते हैं। d/dy को आप कैपिटल D लिख सकते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं बीएससी सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करी होंगी। तो अगर इसका यूज़ यहाँ पर करूँ तो ये क्या d2f नहीं आ रहा है, d² क्या हो जाएगा d², और ये f एज इट इज़। क्या ऐसा कुछ नहीं करा क्या बीएससी सेकेंड ईयर में? बताइए स्टूडेंट्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था ये पेपर। ऑक्सिलरी इक्वेशन, पीआई, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालें, इसको इधर ले आई, एफ बाहर रख लिया, कॉमन ले लिया, ये अंदर आ गया। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, वो कैसे लिखते हैं, डी की जगह एम लिखो, तो क्या आ जाएगा, m² - -iota/n/μ = 0। एफ को नहीं लिखते हैं, आता है ना ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना, इस एफ को नहीं लिखना है, सिर्फ जो अंदर पार्ट है उसमें डी की जगह m पुट करो, यहाँ से m की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी, इधर भेज दो, m = iota/n/μ, यहाँ स्क्वायर आएगा, स्क्वायर हटाओगे, प्लस माइनस iota/n/μ अंडर रूट में, सही, स्क्वायर हटाए तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। यदि m के कुछ इस तरह के रूट आते हैं तो CF क्या होता है, CF होता है C1e⁻, क्या है, iota/n/μ अंडर रूट में, प्लस C2e⁻, अब क्या आएगा, माइनस iota/n/μ अंडर रूट में। और यहाँ पर y के लिए बात चल रही है ना, ये f y का फंक्शन है ना, तो यहाँ आ जाता है y। ये गलती बहुत होती थी बीएससी में, यहाँ पर कई बार क्या ज़्यादातर y में रहते थे क्वेश्चन, तो y ही लिखते थे, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे आते थे जिनमें t रहता था फंक्शन, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स याद नहीं रहती थी जल्दबाजी में, तो हम लोग t लिख देते थे। कभी ऐसा भी हुआ है आपके साथ? यदि हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी गलती हम लोगों ने नहीं करनी है, जहाँ पर जो भी वेरिएबल चल रहा है ना, y चल रहा है, तो यहाँ y ही लिखना है, ठीक है। पी निकाल लेते हैं, यहाँ पर RHS में जो टर्म होती है उससे पी निकलता है, यहाँ तो 0 है, तो क्या दिक्कत है, पी 0 ही हो गया। तो बस CF पूरा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, CF + PI। इस इक्वेशन से निकलेगा क्या, इस इक्वेशन से F की वैल्यू निकलेगी, तो F = क्या आ गया, CF + PI, यानी कि F = आ जाता है CF के ही इक्वल C1e⁻iota/n/μy + C2e⁻−iota/n/μ अंडर रूट में और y। यहाँ पर C1 और C2 कॉन्स्टेंट्स है जिनकी की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है। वैल्यू कैसे निकाले, अरे क्या दिक्कत है, बाउंड्री कंडीशन नहीं है क्या, है बिल्कुल, तो यूज़ करो, निकाल दो। तो लिख देते हैं, हियर C1 and C2 are arbitrary constants, जिन्हें कि हमने निकालना है, डिटरमाइन करना है, इनकी वैल्यूज़ को, टू बी डिटरमाइन बाय बाउंड्री कंडीशन, जो कि थी जब y = 0 है तो u किसके इक्वल था, u0 cos nt के। तो y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो यहाँ से, अब आप कहोगे यहाँ u कहाँ है, या तो f है, क्या कर रही हो मैम? बच्चों, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या अभी कोई u और f में कुछ भी रिलेशन नहीं लिखा था क्या? मैंने अभी ये नहीं लिखा था एफ वाई, बिल्कुल लिखा था, यही तो हमने सॉल्यूशन माना था। तो u और f में यही तो एक रिलेशन है, मात्र केवल एक रिलेशन, u = इसका रियल पार्ट लेना है, तो e⁻iota, ये तो
ऐसे ही रहेगा। ई की पावर आयोटा एन टी का रियल पार्ट क्या होगा, कोस एन टी, अभी तो बताया था फॉर्मूला। तो u इज इक्वल टू क्या आ गया, इसका रियल पार्ट यही तो होगा ना। ई की पावर आयोटा एन टी की जगह क्या लिखोगे, कॉस एन टी प्लस आयोटा साइन एन टी, और दोनों से कॉस और साइन से एफ वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसका तुम्हें लेना क्या है, रियल पार्ट। तो कॉस एन टी रियल पार्ट हमने ले लिया। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू क्या आ जाता है, u अपॉन कॉस एन टी। आप लोगों के पास रिलेशन यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशंस है, क्या अब भी यूज़ नहीं कर पाओगे, एफ के लिए चाहिए है ना बाउंड्री कंडीशन। u की वैल्यू जब u नॉट कॉस एन टी है तो यहाँ पे पुट कर दो, f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u नॉट कॉस एन टी अपॉन कॉस एन टी, कैंसिल आउट u नॉट, यानी कि f किसके इक्वल है, u नॉट का। यहाँ पर ऐसे लिख लो, यानी कि जब y 0 है तो f u नॉट के इक्वल है। अब तो कंडीशन यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो अब कर लो, f की जगह u नॉट लिखा इज इक्वल टू c1। e की पावर में क्या आएगा, y की जगह 0 लिखोगे, e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। e की पावर यहाँ पर -0 आएगी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वैल्यू जब भी 1 ही होनी है। अरे e की पावर -0 इज इक्वल टू, नीचे ले जाती हूँ तो पावर प्लस हो जाएगी, e की पावर 0 की वैल्यू 1, 1/1 1। क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, C2। एक कंडीशन से तो ये आ जाता है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जब y की वैल्यू इनफाइनाइट है तो u की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू इनफाइनाइट है तो u की वैल्यू 0 है। अगर u की वैल्यू 0 है तो 0 में किसी का ही डिवाइड कर लो, 0 ही आना है। तो f भी यहाँ से क्या आ जाएगा, 0। y बराबर इन्फिनिटी पे f 0 है, कंडीशंस को यूज़ करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू यहाँ पर c1 e की पावर, यहाँ पर क्या आएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को किसी से मल्टीप्लाई करो, इनफाइनाइट आना है, प्लस c2 e की पावर, इनफाइनाइट को किसी से मल्टीप्लाई करो, इनफाइनाइट आता है। बट यहाँ माइनस साइन भी है, इस पर ध्यान देना है, इसे स्किप नहीं कर देना है। अब e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू तो इनफाइनाइट होती है। ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि इनफाइनाइट होता है जब e की पावर में, तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अरे किसी की भी पावर, कोई भी टर्म ले लो, x ले लिया, कुछ भी ले लिया, y ले लिया, ठीक है, तो उसकी पावर अगर इन्फिनिटी करी तो इन्फिनिटी आता है, हमें पता है। यानी कि x को इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करा तो इनफाइनाइट आता है, ये मतलब ही तो हुआ। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, x इंटू एक्स। तो x को यहाँ इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, x इंटू एक्स चलता जा रहा है, तो वैल्यू क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइट आती है। ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब तो हुआ कि e की पावर इनफाइनाइट होगा, बिल्कुल। इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करो, इनफाइनाइट, तो 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट आ जाएगा यहाँ से। तो ये कैसे पॉसिबल है, 0 इनफाइनाइट के इक्वल है, ये क्या कर दिया, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इस वाली टर्म को 0 होना पड़ेगा। ये वाली टर्म अगर 0 हो जाती है तो इनफाइनाइट का चक्कर ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास समझ आता है जो C1 है वो क्या है, इक्वल टू 0 है। क्लियर। यहाँ से C1 की वैल्यू क्या है, 0। स्टूडेंट्स e की पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है, बट क्या e की पावर माइनस इनफाइनाइट आप लोगों को पता है क्या होता है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो आगे देखने से पहले। e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू मैं बता देती हूँ आप लोगों को। e की पावर माइनस इनफाइनाइट, देखो यहाँ देख लेते हैं, 1/e की पावर इनफाइनाइट लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल। 1/e की पावर इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट का मतलब हो जाता है 0। यानी कि e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है। कमेंट बॉक्स में बताना, तब देखना है ये आगे का लेक्चर है ना। तो यहाँ से अब तो सेटिस्फाई हो गया, C1 0, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर। तो यहाँ से समझ आया, यहाँ से क्या लिख देंगे कि 0 इज इक्वल टू
C1 e की पावर इनफाइनाइट प्लस ये वैल्यू तो ज़ीरो हो जाती है, तो यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, C1 e की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगी ये वाली टर्म, और यहाँ से आएगा इनफाइनाइट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये नॉट पॉसिबल। इसका मतलब C1 को ही ज़ीरो होना पड़ेगा। ये जब ये कांस्टेंट ही ज़ीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो जब C1 की वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ से C2 की वैल्यू क्या आ गई, क्यू नॉट। C1 और C2 दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी है, तो F निकालने में क्या दिक्कत है। C1 की तो जीरो हो गई, इसे तो छोड़ो, C नॉट की जगह U नॉट लिख दो, तो यहाँ से F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, U नॉट ई की पावर माइनस अंडर रूट में आयोटा एन अपॉन न्यू मल्टीप्लाई में y। क्लियर, लिख दें, देखो F इज इक्वल टू हैंस, सो कुछ भी लिख लो, F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, U नॉट ई की पावर माइनस न्यू और ये y। ठीक है, F की वैल्यू आ गई। देखो अब एक चीज़ देखना, बहुत छोटी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्या मैं आयोटा को ऐसे नहीं लिख सकती क्या। अच्छा तो एक बार देख लेते हैं, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा। 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, ये आ गया 2 आयोटा, अपॉन में 2 हो रहा है, ये आ गया आयोटा। यही तो लिखा है, बिल्कुल मैंने सही चीज़ लिख दी। ठीक है, आयोटा को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, U नॉट ई की पावर माइनस वाई 1 प्लस आयोटा एन अपॉन 2 न्यू अंडर रूट में। समझ आया। आयोटा की जगह ये वाली टर्म अंदर रखोगे, यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, पावर के ऊपर पावर है यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 1/2 हो गया 1, तो ये क्या आ गया, एक्स की पावर 1 यानी कि एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, जब इसको रखोगे अंदर 1 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2, 2 पे अंडर रूट आएगा, तो 1 प्लस आयोटा को बाहर ले लिया, एन अपॉन 2 न्यू अंडर रूट में अंदर बच गया, वाई तो अंडर रूट से है ही बाहर, माइनस का माइनस आ गया। बहुत सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ। ठीक है, अब जब F की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो जब अब U निकालने में क्या दिक्कत है, तो हैंस द रिक्वायर्ड, जो कि हमें आवश्यक है, चाहिए, रिक्वायर्ड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय क्या था, U इज इक्वल टू R ई की पावर आयोटा एन टी एफ वाई पे तो सब कुछ अटक रहा था। यदि एफ वाई पता लग जाए तो हम यू ही ना निकाल दें, तो यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एन टी एफ वाई की वैल्यू रख देते हैं, ये रही यू नॉट ई की पावर 1 प्लस आयोटा एन अपॉन 2 न्यू अंडर रूट में। पता है मैंने इसको चेंज क्यों करा, जिससे कि यहाँ से रियल पार्ट निकालने में कोई दिक्कत ना हो। जब ये अंडर रूट में रहता तो रियल पार्ट आप लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसीलिए मैंने कुछ इस तरह की फॉर्म लिखी है। देखिए u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r ई की पावर आयोटा एन टी एज इट इज़ लिखा हुआ है मैंने, u नोट का कुछ हो ही नहीं सकता, एज इट इज़ लिखिए। ध्यान से देखना क्या कर रही हूँ, इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर रही हूँ, मतलब पहले 1 से मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ टर्म, फिर आयोटा से ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ सिंपली। ई की पावर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस वाई और अंडर रूट में ये वाली टर्म। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन करा तो माइनस प्लस माइनस ही हो गया, तो माइनस वाई आयोटा एन अपॉन 2 न्यू अंडर रूट में। पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। u इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा एन टी, यू नॉट तो एज इट इज़ लिखा हुआ है, ई की पावर माइनस वाई एन अपॉन 2 न्यू अंडर रूट में, ई की पावर माइनस वाई आई एन अपॉन 2 न्यू अंडर रूट में। अरे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो जब इन दो बेस सेम है, ई दोनों तरफ है तो पावर को ऐड कर दो, यानी कि ये प्लस ये, यही टर्म तो आ रही है। ये पूरा ऊपर
ई की पावर में है, ये कंप्लीट टर्म है ना, समझ आया। मैंने इस तरह से लिख लिया। इस तरह से क्यों लिख लिया, ये अब साफ साफ दिख रहा है रियल पार्ट है। इसमें कहीं आयोटा आ रहा है क्या, नहीं, तो ये रियल पार्ट है। इसमें कहीं आयोटा आ रहा है क्या, नहीं, तो ये रियल पार्ट है। आयोटा वाला इमेजनरी पार्ट होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, बताना ज़रा। बहुत ईजी स्टूडेंट्स, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर, देखो इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लूँ पहले, माइनस वाई एन अपॉन 2 अंडर रूट में, और ये आपका यू नॉट, ठीक है। यू नॉट कोई पावर में नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई में। ई की पावर इन दोनों को अब मैं एक साथ लिख रही हूँ, बेस सेम है, पावर ऐड कर रही हूँ यानी कि, और आयोटा साथ के साथ कॉमन ले रही हूँ। विस्कस का पेपर में टाइम कम रहता है, आप लोगों को भी कुछ चीज़ें स्किप करते हुए चलनी है। इतना कुछ ये रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने लिखी है, एग्ज़ाम में नहीं लिखना है स्टूडेंट्स इतना कुछ, ठीक है, डायरेक्ट लिखिएगा। तो देखो ई की पावर यहाँ पे आयोटा बाहर ले लिया, एन टी बचा, माइनस वाई आयोटा बाहर चला गया, एन अपॉन 2 अंडर रूट में अंदर बच गया, ठीक है। ब्रैकेट कर देते हैं बंद। यहाँ से आर यू नॉट ई की पावर माइनस वाई एन अपॉन 2 एज इट इज़ चल ही रहा है। इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकती, ई की पावर वही फॉर्मूला आयोटा ए एक्स वाला, तो क्या आएगा कोस एन टी माइनस वाई अपॉन एन 2 अंडर रूट में, ठीक है। फिर प्लस आयोटा और साइन वाली टर्म आ जाएगी, तो साइन एन टी माइनस वाई एन अपॉन 2 अंडर रूट में, ठीक है। ब्रैकेट होता है बंद, ये ई की फॉर्मूला हो गया, और यहाँ कर दिया ब्रैकेट बंद। अब ये बाहर आर लिखा हुआ है, ये मुझसे कहना चाह रहा है कि अंदर जो भी है ना ब्रैकेट में उसका रियल पार्ट ले लो। तो ये तो इमेजनरी पार्ट है, इसे तो छोड़ दो, ये आ जाएगा सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होके, इससे मल्टीप्लाई ये वाली टर्म भी होंगी, बट ये इमेजनरी है, छोड़ दो, इसे हमें नहीं लेनी है। ये कह रहा है रियल पार्ट लेना है बस। तो यू नॉट ई की पावर माइनस वाई एन अपॉन 2 और ये रियल पार्ट कोस एन टी माइनस वाई एन अपॉन 2 अंडर रूट में, ये आ जाता है यू की वैल्यू। यहाँ स्टूडेंट्स मैं एक अलग से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, एक नीटा। नीटा मैंने यहाँ पे क्या माना है, वाई एन अपॉन 2 अंडर रूट में, ये पूरी टर्म मैंने एक नीटा मान लिया अलग से। तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू नॉट ई की पावर, ये टर्म को नीटा मान लिया, कॉस देखो एन टी माइनस ये वाली टर्म क्या हो गई, नीटा, ठीक है, समझ आया। ये आ जाता है आप लोगों के सामने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर नॉन डायमेंशनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहूँ तो नॉन डायमेंशनल कैसे होगा ना, अगर इस वाले वेलोसिटी को, जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी, इसको डिवाइड में भेज दूँ तो ये नॉन डायमेंशनल क्यों कहा मैंने, अरे ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, डायमेंशन बची क्या, कुछ बची नहीं, तो इसीलिए कहते हैं नॉन डायमेंशनल, डायमेंशन लेस। इसकी डायमेंशन अपॉन इसकी डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यू अपॉन यू नॉट क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस नीटा कॉस एन टी माइनस नीटा, ये आ जाता है नॉन डायमेंशनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने लिखा है कि u अपॉन नॉट क्या है, नॉन डायमेंशनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम में कुछ भी पूछे आप लोग कर सकते हैं अब, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही है कि u इज इक्वल टू आप लोगों के सामने क्या है, u नॉट ई की पावर माइनस नीटा कॉस एन टी माइनस नीटा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो याद है तो समझ आ रहा होगा। यहाँ से जो u है t में क्या है, कोस एन टी माइनस नीटा, टी में पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। मैं यहाँ से कह रही हूँ ये y में भी पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन y तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर नीटा तो दिखाई दे रहा है, नीटा की वैल्यू तो देखो क्या मानी है, नीटा में क्या y नहीं है क्या, अच्छा नीटा तो यहीं तो माना है, इसको देख लो ऊपर, इस वाले को देखो, यहाँ से तो साफ साफ कह सकते हो जो ये u है टी में और y में क्या है, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी है, ठीक है। u क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है y और t दोनों में,
कई बार पूछ लेता है कि शो करके दिखाओ u है वो जो पीरियोडिक फंक्शन है y और t में, तो आप लोगों ने यहाँ तक करना है, ठीक है। यहाँ से शो हो जाता है कि जो u है पीरियोडिक फंक्शन है t और y में, तो चाहे ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि दिस शो डैट कि u इज़ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ y एंड t, लिख लीजिएगा यहाँ पर। क्लियर, समझ आया? बहुत ही इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स ये आप लोगों का। यदि एग्ज़ाम में आ जाता है तो स्किप मत करना प्लीज़, पढ़ के जाओ इसे, एग्ज़ाम में करके ही आना है। यदि आ जाता है तो मत छूटना नहीं चाहिए, बहुत इजी है। एक चीज़ और स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर हम जो भी डायग्राम बना रहे हैं ना, सारे एग्ज़ाम में बना के आने हैं। डायग्राम के मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में। यदि नंबर कम आए, कहोगे फिर पूरा टॉपिक किया था तब भी नहीं आए, तो देखो डायग्राम में कट जाएंगे अगर नहीं बनाओगे तो जितने भी डायग्राम बना रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस कीजिए, उनकी बना के आने हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग फ्लो इन प्लेन क्यूटी मोशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2012, 13, 14, 16, ठीक है, पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसे देखेंगे। क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी लेक्चर्स आप लोगों को पता लग सके, आप तक पहुंच सके। क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट्स।